गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूरेका पे। आज हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 3 के तहत प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजना को नोट्स के माध्यम से देखेंगे। साथ ही साथ हम इन योजनाओं की विशेषताओं के बारे में समझेंगे और इनके क्या लक्ष्य थे और साथ ही साथ इनकी क्या उपलब्धि रही, इन चीज़ों के बारे में भी देखेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं और नोट्स के माध्यम से एक एक चीज़ को बारीकी से देखते हैं। यह आपके बोर्ड के एग्जाम एवं अन्य एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद योजना आयोग बनाया गया और यह प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है योजना आयोग के द्वारा ही बनाया गया था। और इस समय देश के पीएम जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे तथा योजना आयोग के अध्यक्ष भी थे, क्योंकि जैसा कि हम सब ने लास्ट वीडियो में चर्चा किया हुआ था कि योजना आयोग के अध्यक्ष जो है देश के पीएम ही होते हैं। यह योजना जो है 1951 से लेकर के 1956 तक के लिए बनाया गया था और प्रथम पंचवर्षीय योजना को हम हेरल्ड डोमर मॉडल के नाम से भी जानते हैं, जिसके तहत जो है निवेश के द्वारा जो है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना जो है लक्ष्य रखा गया था। एएन राज इस योजना को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। एएन राज भारत के एक महत्वपूर्ण विद्वान है। इनकी इस योजना को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका रहा। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर हम मुख्य लक्ष्य की बात करें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य फोकस था वो कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, भूमि सुधार, बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई परियोजना एवं देश को गरीबी से निकालना। क्योंकि हम सब जानते हैं दोस्तों कि ब्रिटिश भारत के समय जो भारत की स्थिति थी वो कृषि के मामले में भी हम सभी बहुत ही पिछड़ चुके थे और साथ ही साथ देश में तो व्यापक पैमाने पे गरीबी थी ही, क्योंकि हमारे देश में जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे शासन कर रहे थे तो उन्होंने अपने फायदे के लिए जो है यहाँ पे किसानी करवाया, परंतु यहाँ के किसान जो है उनका भला नहीं हो पाया। वो दिन प्रतिदिन जो है यहाँ पे कर्ज के जाल में फंसते चले गए थे और उनकी स्थिति जो है दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई थी, जिसका प्रभाव हमें आज़ादी के बाद भी देखने को मिला। तो इसलिए जब प्रथम पंचवर्षीय योजना आरंभ किया गया तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य लक्ष्य था वो यही था कि देश को गरीबी से निकालना, कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना, बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई परियोजनाओं को चालू करना और साथ ही साथ जैसे कि आप सब जानते हैं कि ब्रिटिशर्स टाइम पे जमींदारी प्रथा थी, तो जमींदारी उन्मूलन भी जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया था। जब हम कृषि उत्पादकता बढ़ाने की बात करें तो ब्रिटिश नीतियों के कारण जो है भारत का कृषि उत्पादकता जो है अत्यधिक प्रभावित हुआ था और इसे सही करने के लिए जो है ध्यान केंद्रित किया गया प्रथम पंचवर्षीय योजना में। भूमि सुधार की बात करें तो जमींदारी उन्मूलन कानून बनाया गया। भूमि सुधार को देश के विकास के लिए जो है बुनियादी चीज समझा गया, क्योंकि आप सब जानते हैं कि भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है और इन संसाधनों पे अगर किसी खास वर्ग का ही अगर कब्जा होता, अगर इनका नियंत्रण होता तो देश के बाकी लोग इससे वंचित रह जाते और विकास के रास्ते में जो है अवरुद्ध उत्पन्न होता। तो इसलिए ये जरूरी था कि भूमि सुधार कानून लाया जाए, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया जाए और भू संसाधन जो है देश के अन्य लोगों तक भी पहुंचे। साथ ही साथ जो है बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई परियोजना जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत आरंभ किया गया, जिसमें कि महत्वपूर्ण है भाखड़ा और नांगल जैसी जो है विशाल परियोजना। ये डैम परियोजना है जो प्रथम पंचवर्षीय योजना के धन के आवंटन के फलस्वरूप जो है बनाया गया और वर्तमान समय में ये कार्यरत है। गरीबी से निकालना भी एक महत्वपूर्ण चुनौती था, क्योंकि इस समय देश में जो है लोगों की जो बचत था वो भी बहुत कम था और साथ ही साथ राष्ट्रीय आय को बढ़ाना भी एक महत्वपूर्ण चुनौती था, क्योंकि लोगों की इनकम कम थी, इसीलिए जो है बचत भी कम हो रही थी। तो ये दो मुख्य जो है वजह थे, लोग गरीबी से तंग आ चुके थे। इसलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में आज़ादी के बाद देश को गरीबी से निकालना, लोगों को गरीबी से निकालना जो है महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाया गया और राष्ट्रीय आय को बढ़ाना जो है एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था। यह तभी संभव था जब लोगों की बचत जो है खर्च से अधिक हो, तभी लोगों का इनकम बढ़ेगा, जिससे कि राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी। लोगों की बचत को बढ़ाना भी एक महत्वपूर्ण जो है लक्ष्य था और महत्वपूर्ण चुनौती था राष्ट्र निर्माताओं के समक्ष। तो उम्मीद के अनुसार जो है बचत तो नहीं बढ़ पाई लोगों की प्रथम पंचवर्षीय योजना में, परंतु तृतीय पंचवर्षीय योजना तक जाकर जो है बचत जो है
धीरे धीरे जो है बढ़ना आरंभ हुआ। इसका परिणाम की अगर हम बात करें प्रथम पंचवर्षीय योजना की, तो इस योजना ने कृषि क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया और देश की जो है आर्थिक नींव रखने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। यह योजना भारत के नियोजित आर्थिक विकास की शुरुआत थी, जिसने देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जो है पहला कदम रखा था। तो दोस्तों, ये भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना था। इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ये आप हैरल्ड डोमर मॉडल को याद रखेंगे, एन राज्य को याद रखेंगे, इसके प्रथम अध्यक्ष जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इनको आप याद रखेंगे, साथ ही साथ महत्वपूर्ण लक्ष्य को याद रखेंगे। तो आइए अब हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तरफ चलते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो समय था वो 1956 से लेकर के 1961 तक था। इस योजना के तहत औद्योगिक विकास को मुख्य लक्ष्य बनाया गया था। क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को मुख्य लक्ष्य बनाया गया था, तो इसीलिए बहुत सारे लोगों का प्रश्न ये था कि क्या इस प्रकार से देश का विकास हो सकता है, कृषि में निवेश से देश का विकास हो सकता है। तो इसीलिए क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत में जो है आर्थिक नीति जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था रही है, तो इसलिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि के साथ साथ जो है देश के नीति निर्माताओं ने भारी उद्योग के ऊपर में भी जो है फोकस किया और इसमें जो है औद्योगिक विकास को जो है मुख्य लक्ष्य बनाया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। अगर हम इसकी मुख्य विशेषताओं की बात करें तो यह योजना जो है प्रसिद्ध सांख्यिकीविद जो पीसी महालनोबिस थे, इनके द्वारा विकसित मॉडल पर आधारित थी, इसीलिए इसी जो है महालनोबिस योजना के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। भारी उद्योग के विकास पर जोर दिया गया था और धीरज के स्थान पर तीव्र गति से विकास को जो है लक्ष्य बनाया गया था। जैसे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है धीमी गति से धीरज पूर्वक जो है विकास को लक्ष्य बनाया गया था, परंतु जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी इसमें धीरज के स्थान पे जो है तेज गति से संरचनात्मक स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के ऊपर में जो है फोकस किया गया, ताकि देश में औद्योगिक विकास की जो है फाउंडेशन तैयार हो और देश जो है तीव्र गति से औद्योगिक विकास कर सके। सरकार ने देशी उद्योग के संरक्षण देने के लिए जो है आयात पर जो है भारी शुल्क लगाया और संरक्षण की इस नीति से जो है निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग को बढ़ाने में जो है काफी मदद मिली। इसके अगर मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इस योजना का जो प्राथमिक लक्ष्य था वो औद्योगिकरण था, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन था और जिसके तहत भारी उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र के विकास पर जो है विशेष बल दिया गया था। अगर इस योजना की प्रमुख उपलब्धि की हम बात करें तो इस्पात संयंत्र, परमाणु ऊर्जा और रेलवे का विस्तार जो है इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना की प्रमुख उपलब्धि थी। इस्पात संयंत्र के तहत जो है भिलाई छत्तीसगढ़ का इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल का और राउरकेला उड़ीसा का जो है इस्पात संयंत्र, ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे कई बार जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम एवं बोर्ड एग्जाम में जो है क्वेश्चन बनाए जा चुके हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत भारी उद्योग के विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो है इन इस्पात संयंत्रों की स्थापना जो है विदेशी सहयोग से इन तीनों इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। अगर हम परमाणु ऊर्जा की बात करें तो 1957 में भारत में जो है एटॉमिक एनर्जी कमीशन की जो है स्थापना की गई और वर्तमान समय में जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। अगर हम रेलवे की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में और संपूर्ण भारत में जो है रेल लाइनों का जो है विकास भी इस योजना का लक्ष्य बनाया गया था। इस योजना के लिए जो है 45% की आर्थिक वृद्धि दर का लक्ष्य जो है रखा गया था, परंतु कहीं उससे अधिक जो है 4.27 की आर्थिक वृद्धि दर जो है हासिल की गई द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। चुनौती एवं आलोचना की अगर हम बात करें तो इसकी कुछ आलोचना भी रही। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना की आलोचना थी कि अत्यधिक ये कृषि केंद्रित था, जिससे ऐसा माना गया कि औद्योगिक विकास नहीं होने से देश आर्थिक विकास नहीं कर सकती है। लोग इस प्रकार की आलोचना करते थे, खास करके जो पूंजीवादी सोच के लोग थे उनके द्वारा अधिक आलोचना किया गया। परंतु जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है इसकी भी कुछ आलोचना थी। वो इस प्रकार से थी कि भारत में विदेशी मुद्रा की कमी हुई, क्योंकि हम जो है औद्योगिक रूप से तो पिछड़े देश थे, हमारे पास में टेक्नोलॉजी का अभाव था और हम तकनीक खरीदने के लिए जो है विदेशी मुद्रा जो है खर्च करते थे, जिससे कि हमारे पास में फॉरेन एक्सचेंज मनी की जो है किल्लत पड़ी उस समय में। और इस दौरान जो है मुद्रास्फीति जैसी समस्याओं का भी देश को सामना
करना पड़ा। लेकिन दोस्तों जो कुछ भी है, आलोचनाएँ अपनी जगह है, हर एक नीति की आलोचना भी होती है, उसकी कुछ सकारात्मक पक्ष भी होती है और नकारात्मक पक्ष भी होती है। परंतु देश में जिस प्रकार से औद्योगिक नीति को अपनाया गया था, वो देश की परिस्थिति के अनुसार एकदम सटीक था और जैसा कि हम सब जानते हैं कि बाद के वर्षों में ये चीज़ सिद्ध भी हो गया और वर्तमान समय में भारत जो है तीव्र गति से विकास करती हुई एक अर्थव्यवस्था है। दोस्तों अब हम नेक्स्ट चैप्टर कल से आरंभ करेंगे और साथ ही साथ जो है हम उसमें आगे की जो पंचवर्षीय योजना रही, तृतीय पंचवर्षीय योजना, उसको भी देखेंगे। फिर उसके बाद में जो किस प्रकार के नीतिगत बदलाव आए उन चीज़ों को भी देखेंगे। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लेते हैं इस चैप्टर से, जो कि आपके बुक से ही है। तो आपको बॉम्बे प्लान के बारे में हम वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि एक उद्योगपति के समूह के द्वारा जो है 1944 में जो है ये किया गया था। मुंबई में इसका सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें कि आर्थिक किस प्रकार की नीति अपनाई जाए इन चीज़ों के ऊपर में चर्चा की गई थी और सुझाव दिया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई, उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था? आप बताइए कौन सा विचार जो है उसमें से शामिल नहीं था इसमें से। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि नियोजन जो शामिल था, आत्मनिर्भरता भी शामिल था और सहकारी खेती भी शामिल थी। परंतु जो उदारीकरण है वो भारत ने कब अपनाया? तो 1991 का जो भारत ने अपना ओपन डोर की पॉलिसी जब अपनाया था, जिसमें एलपीजी रिफॉर्म के नाम से हम जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसे कि हम प्रथम बुक में विस्तार पूर्वक इसमें हम चर्चा कर चुके हैं। आपने अगर उसकी उस चैप्टर की अगर आप वीडियो नहीं देखा होगा आपने, इसे हम वैश्वीकरण के प्रभाव की जब हम चर्चा कर रहे थे, तो भारत के ऊपर में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, उन चर्चाओं के तहत हम इन चीज़ों की चर्चा कर चुके हैं कि भारत ने कब अपनी देश की अर्थव्यवस्था को जो है खोला और किस प्रकार के इकोनॉमिक रिफॉर्म किए गए। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार ग्रहण किया गया था, कहाँ से ग्रहण किया गया था? अगर इसकी बात है तो आप देख सकते हैं कि उस समय में जो नियोजित अर्थव्यवस्था थी, वो सबसे अधिक जो है लोग जो प्रभावित होते थे वो सोवियत संघ के विकास से प्रभावित होते थे, क्योंकि शुरुआती दौर में नियोजित अर्थव्यवस्था की वजह से सोवियत संघ ने काफ़ी तरक्की किया था। परंतु ये बात अलग है कि शीत युद्ध के समय में जाकर के सोवियत संघ की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी थी, परंतु जो दुनिया को जो नियोजित अर्थव्यवस्था से जो इंट्रोड्यूस करवाने वाली जो देश है वो सोवियत संघ ही थी, और जो 91 में जो है कोलैप्स कर गई। अब अगर हम देखें तो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार की अगर बात की जा रही है तो मुंबई प्लान में भी ऐसा था, वो भी मिक्स इकोनॉमिक भी उनका सुझाव था। भारत में के बारे में गांधीवादी विचार भी शामिल थे उसमें, और अगर देखें सोवियत खेमे भी शामिल थे, किसान संगठनों की मांग भी अगर देखें तो ये भी आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखें तो उपर्युक्त जो है सभी माना जाएगा इसमें। तो निम्नलिखित का मेल इसके सवाल पर प्रमुख मतभेद क्या थे? अगर इनकी बात करें तो हम सब चर्चा कर चुके हैं कि उस समय जो प्रमुख मतभेद था कि वो हमें औद्योगिकरण की नीति अपनानी चाहिए या फिर हमें पूर्ण रूप से समाजवादी व्यवस्था के अनुसार जो है विकास करना चाहिए। इन सभी चीज़ों के ऊपर में हम वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आपने अगर वीडियो नहीं देखा हो तो कृपया वीडियो देखें। पहली पंचवर्षीय योजना का किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान था? तो जैसे कि हमने देखा कि कृषि क्षेत्र को इसमें प्रमुखता दी गई थी, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है औद्योगिक क्षेत्र को, उद्योग को अधिक प्राथमिकता दिया गया था। तो इस प्रकार से इस चैप्टर के हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी देख लिए, और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से इस चैप्टर से बनाए जा सकते हैं, जिनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं वीडियो में। आपने अगर वीडियो नहीं देखा हो तो कृपया पहले की वीडियो देखें, और आपको अगर मेरी वीडियो से मदद मिल रही है आपकी प्रिपरेशन में तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हमें बताएं कि आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या हमें सुधार करना चाहिए। तो मैं इन चीज़ों में सुधार करूँगा। आप सब वीडियो को लास्ट तक